हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी बिल्कुल हेल्थी होंगे। तो बेटा हम अपना जो चैप्टर कर रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसका आज हम सेकंड वीडियो पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं एसिड क्या है, बेस क्या है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, जिसमें हमने नेचुरल इंडिकेटर्स, हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, ऑफ्लेक्टी इंडिकेटर्स, ये सारी चीजें हम अपने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है उसको जरूर एक बार वापस से देख लेना, जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाए। अब हम चलते हैं आगे। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हम ऑलरेडी एसिड बेस की जानते हैं, हम जो है एसिड बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जब हम किसको किसी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, उसको आज हम इसमें करेंगे। ना उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। कि जैसे मान लो आपके पास में 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है, एक में आपको डिस्टिल्ड वाटर दे दिया, एक में एसिड है और एक में बेस है, आपको नहीं पता किसमें कौन सा है। आपको एक रेड लिटमस पेपर दे दिया है और उससे आपको एक ही रेड लिटमस पेपर है आपके पास में, ये ध्यान रखना। आपको उन तीनों को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा डिस्टिल्ड वाटर है, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। तो आप कैसे करेंगे, पहले अपना दिमाग लगाइए, उसके बाद फिर हम इसको पढ़ेंगे। अपना दिमाग लगाना है, आपने इसको डायरेक्ट पढ़ना नहीं है कि आप अपना इमेजिनेशन कीजिए, क्योंकि जब तक आप इमेजिनेशन नहीं करोगे, अपने विचार नहीं कुछ बनाओगे, कुछ सोचोगे नहीं, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें सोचना है, रॉट मेमोरी नहीं करनी कि मैंने बता दिया ये है, ऐसा नहीं है। आपको खुद ऑब्जर्व करना है, उसको खुद एक्सपेरिमेंटली सोचना है। चलो, आपने कुछ सोचा होगा, मैं अब आपको बताता हूं। देखो, रेड लिटमस पेपर है। अब रेड लिटमस पेपर को सबसे पहली बात, अगर आप तीनों टेस्ट ट्यूब में डालोगे, पहले फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, मान लो उसका कलर हो गया ब्लू, तो इसका मतलब वो बेस है, वो आपका एक बेस हो गया। अब उसके बाद आपके पास बच गए 2, जिसमें एक में एसिड है और एक में डिस्टिल्ड वाटर है। अब ब्लू होने के बाद अगर आपने पानी में डाला और वो एज इट इज रहा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, उसमें मतलब 2 जो बचे थे, एसिड और दूसरी जो हमारे पास में टेस्ट ट्यूब है, उसमें अगर कोई कलर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब वो आपका डिस्टिल्ड वाटर है। अगर कलर रेड हो गया तो जिसमें रेड हुआ है वो आपकी एसिड है। इससे पहले बेस पता लग गया था, अब एसिड पता लग गया, तो तीसरी अपने आप ही डिस्टिल्ड वाटर है। उसमें भी अगर आप उसको डालोगे वो चेंज नहीं होगा, रेड आएगा तो रेड ही रहेगा, और अगर आपने ब्लू होने के बाद डाला होता तो ब्लू ही रहता। तो इस तरह से हम तीनों को सॉल्यूशन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमारे पास सिंगल टेस्ट ट्यूब, सिंगल लिटमस पेपर भी हो तो, चाहे वो ब्लू लिटमस पेपर हो चाहे वो रेड लिटमस पेपर हो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। आपने पढ़ा होगा कि हमें कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए, हमें हमेशा पानी में एसिड मिलानी चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली वो इसलिए ऐसा होता है कि अगर आप मान लो एसिड में पानी मिला रहे हो तो वो एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें बहुत ज्यादा क्या होती है, हीट निकलती है, और वो हमें हार्म भी कर सकती है, नुकसान भी कर सकती है। तो इसीलिए एसिड जो है वो हमेशा पानी में डालनी चाहिए, वो भी विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, धीरे धीरे हम उसको हिलाते रहना चाहिए, और साइड से डालनी चाहिए, सीधा ही नहीं हमने कि भाई पानी में एसिड डाल रहे तो कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे डालना है और उसको साथ में कांस्टेंट स्टीयरिंग करनी है। तो उससे क्या होगा, जो हीट जनरेट हो रही है उसके अंदर वो आपको हार्म नहीं करेगी, ठीक है। या अगर एक साथ आपने डाल दी तो हो सकता है वो जो आपका ग्लास है, कंटेनर जो है, वो गर्म होकर फट जाए, टूट जाए, ठीक है। तो इसीलिए हमने हमेशा क्या करना है, पानी में एसिड मिलानी है, वो भी बहुत स्लोली, एक साथ नहीं डालनी है, और उसको कांस्टेंट स्टीयर करना है, ठीक है। तो उससे जो हमारा बनेगा वो हमारा डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। और एसिड और बेस को जब भी हम मिलाते हैं तो उसमें हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन है, या जितने आयन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। चाहे वो आप एसिड की कर रहे हो चाहे आप बेस की कर रहे हो, ठीक है। पानी जब भी मिलाएंगे हम उसमें, एसिड में या बेस में, तो उस समय पर वो क्या होता है, डाइल्यूशन हो जाता है। और डाइल्यूशन के टाइम पे जो आपके हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन है या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा HCl है, HNO3 है, वो वैसे तो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज में वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। तो बेसिकली एसिड और बेस अपना बिहेवियर कब शो करेंगे, जब उसका हाइड्रोनियम आयन या उसका हाइड्रोक्साइड आयन
उससे अलग हो जाए, या H+ आयन या OH आयन उससे अलग हो जाए, तभी तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे। अगर वो जुड़े हुए हैं तो वो एसिड का कैरेक्टर शो ही नहीं करेंगे, क्योंकि एसिड किसके कारण है? H+ आयन के कारण, या बेस किसके कारण है? OH के कारण। तो जब अगर हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालने से क्या होगा? HCl और HNO3 डिसोशिएट हो जाएंगे H+ आयन में, ठीक है, और वो पानी के साथ H+ आयन कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। लेकिन अगर अल्कोहल और ग्लूकोज में डालेंगे तो अल्कोहल और ग्लूकोज में जाकर वो टूटते नहीं है, टूटेंगे नहीं तो H+ आयन और OH आयन नहीं निकलेंगे, तो वो अपना एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर शो उस टाइम पे नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्वा सॉल्यूशन जो होता है एसिड का, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सॉलिड स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो उसका कारण यही है कि उसमें आयंस, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फ्री आयंस हो। तो जब हम पानी में किसी एसिड को मिलाते हैं तो उसके आयंस अलग हो जाते हैं, वो टूट जाता है, डिसोशिएट हो जाता है, तो उसके कारण आयंस के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी शो करेगा। लेकिन अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो आयंस तो बने ही नहीं, तो आयंस नहीं बने तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। आपके पास ड्राई HCl है और ड्राई ही लिटमस पेपर है, और आप उनको एसिड में तो कलर चेंज होना चाहिए, लेकिन कलर यहां पे ड्राई HCl में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण वही, एसिड कैरेक्टर कब शो करेगा? जब उसके बाद H+ आयन होंगे। H+ आयन कब निकलेंगे? जब वो वाटर में डिजॉल्व होगा। तो वाटर कहीं ना कहीं पे होना चाहिए, या तो लिटमस पेपर पे वाटर हो, या हमारा HCl ड्राई ना होके एक्वस HCl हो, तो ही वो अपना कैरेक्टर जो है शो करेंगे एसिड का या बेस का। तो जब वो गीला हो जाएगा, जब वो डिसोशिएट हो जाएगा H+ आयन, तभी वो जो हमारा लिटमस है उसको रेड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नाउ एक और क्वेश्चन है कि ये मैंने से आपको बता दिया कि जब हम डाइल्यूट करते हैं एसिड को तो हमें पानी में एसिड मिलानी चाहिए, डायरेक्ट एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक है, उससे हमें बर्न हो सकता है। अब नेक्स्ट है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूट। अगर हम इसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। तो पानी मिलाएंगे, पहले पानी कम था, अब बढ़ गया पानी, लेकिन आपके जो हाइड्रोनियम आयन है वो तो उतनी ही है। तो उससे क्या होगा? उसकी जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोनियम आयन की पर यूनिट वॉल्यूम, पहले आपका 100 ml पानी था, 100 ml मान लो 10 हाइड्रोनियम आयन थे, अब आपने पानी को कर दिया 200 ml, लेकिन एसिड तो नहीं बढ़ी ना, एसिड तो उतनी है, तो वो तो बल्कि कम हो गई। पहले 100 में 25 थे, अब 200 में 25 है। एक बच्चे के 100 में से 25 नंबर आए और एक के 200 में से 25 नंबर आए, तो ज्यादा किसमें आए? जो 100 में से 25 था। तो उसी तरह से जब हम पानी को मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हम डाइल्यूट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है, स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती है। ये सेम वही है, बेस के अंदर भी यही होगा कि जब आप उसमें अगर मान लो जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है, और आपने उसमें एक्सेस बेस डिजॉल्व कर दी, आपने बेस ज्यादा डाला, यहाँ पानी नहीं डाला, बेस ज्यादा डाला है, तो बेस अगर ज्यादा डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होंगे, तो हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, लेकिन वाटर से डाइल्यूट करेंगे तो घटेगी। नाउ अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने ये चीजें समझनी है, केमिकल डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। देखो, कोई भी एसिड है उसको अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हो तो मेटल जो होता है, एसिड में हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, तो मेटल जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो मेटल अगर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो मेटल क्या करेगा? उस हाइड्रोजन को वहां से हटा देगा और क्या बना लेगा? साल्ट। अब हाइड्रोजन इसमें से निकल गया तो हाइड्रोजन क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। सिंपल सी चीज है। और जब वो हाइड्रोजन गैस निकलती है, आपको ये पता लगे भाई ये गैस पता करना है कौन सी गैस निकली है, आप एक काम करो, जलती हुई मोमबत्ती वहां पे लेके जाओ तो वो और ज्यादा बर्न करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा आग पकड़ती है, इन्फ्लेमेबल है। तो उसके कारण से अगर वो और ज्यादा बर्न कर रही है तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस निकली है, और वो बुझ गई तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इस तरह से हम ये भी पता कर सकते हैं कौन सी गैस निकली है। अगर वो और ज्यादा बर्न, तेजी से बर्न कर रही है तो हाइड्रोजन गैस है, और वो बुझ गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको बुझाती है। तो कोई भी अगर हमारे पास एसिड है उसको मेटल से रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। ये देखो बेटा, अब उसमें भी रिएक्टिविटी सीरीज अलग अलग होती है, कुछ ज्यादा रिएक्टिव है, कुछ कम रिएक्टिव है। अब कुछ जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है, ये हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है, तो वो हाइड्रोजन को हटा ही नहीं सकती। तो हाइड्रोजन को अगर हटा नहीं सकती तो वो रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। और जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये बहुत तेजी से बर्न करती हैं, बहुत तेजी से रिएक्ट करती हैं,
तो ये एक्सप्लोजिवली करती हैं। ठीक है। नाउ अगर एसिड किसी सॉल्ट किसी बेस के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा? एसिड और बेस हमेशा क्या बनाएंगी? सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे आपने क्यूप्रस ऑक्साइड ले लिया और H2SO4 ले लिया। H2SO4 क्या है? एसिड, और CuO क्या है? बेस। कोई भी मेटल का ऑक्साइड है, क्योंकि इसमें कॉपर मेटल है, वो हमेशा बेस बनाती है। तो यहां पे क्या होगा? कॉपर इस हाइड्रोजन को हटा देगा, तो क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट और वाटर। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करोगे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो दोनों क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसमें होगा क्या? सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को हटाएगा, तो NaCl बन गया, और दूसरा आपका वाटर फॉर्म हो गया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन निकला, ये OH बच रहे हैं, तो ये क्या बना लेंगे? वाटर। थर्ड आता है, अगर किसी भी एसिड को हम रिएक्ट करें कार्बोनेट के साथ में, तो जब एसिड को कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेंगे, कार्बोनेट आपको पता है क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे, साल्ट भी बनेगा, वाटर भी बनेगा, और साथ में क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको पहचान कैसे सकते हैं? अभी पीछे पढ़ा हमने, कोई भी जलती हुई मोमबत्ती या माचिस लेके जाओगे, अगर वो बुझ जाती है, दैट मीन्स इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने रिएक्ट किया, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट ये है, ये आपका HCl है जो एसिड है। जब इनको रिएक्ट करेंगे तो ये अपनी इंटरचेंज कर लेंगे पोजीशन को। Mg जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा और वो बन जाएगा MgCl2। हाइड्रोजन जो है वो बना लेगा वाटर, क्योंकि एक यहां से दो तो हाइड्रोजन यहां से आ गया, एक ऑक्सीजन यहां से ले लेगा CO3 से, तो वो बन गया वाटर। और क्या बच गया? CO3 में से एक ऑक्सीजन चला गया तो CO2, तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। एक और जो टेस्ट है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, आप जो है लाइम वाटर जो होता है, ठीक है, लाइम वाटर के अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दें तो वो लाइम वाटर को क्या करेगा? मिल्की कर देगा। ये जैसे देखो आपको दिख रहा है ना, दूधिया रंग, मिल्की मतलब दूधिया, और व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान एक तो मैचस्टिक से भी कर सकते हैं, दूसरा लाइम वाटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। वो लाइम वाटर को क्या करता है? मिल्की कर देता है या दूधिया कर देता है। एक और जो है केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की, एसिड और बेस अगर आपने इक्वल स्ट्रेंथ के ले लिए एसिड और बेस, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और वो बनाते हैं साल्ट एंड वाटर। ना तो वो फिर एसिडिक रह पाता है, ना वो बेसिक रह पाता है, लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ बराबर होनी चाहिए एसिड और बेस की। तो एसिड और बेस को इक्वल स्ट्रेंथ को जब भी आप रिएक्ट करोगे तो वो साल्ट और वाटर बनाते हैं, और उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है। तो एसिड और बेस में होगा क्या कि ये जैसे मान लो HCl है और ये मान लो आपका NaOH है, तो Na और Cl ये मिलके NaCl सॉल्ट बना लेंगे, और जो बच गया H और OH ये मिलके क्या बनाएंगे? वाटर। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब देखो इसमें क्वेश्चन है, ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, एल्कली इज द बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, दे आर सोपी इन टच, बिटर एंड कॉरोसिव, इसीलिए हमें उसको कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए। जो भी बेस है वो सारे डिसॉल्व नहीं होते वाटर में, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है बेस उसी को हम क्या कहते हैं? एल्कली, और उनका सोपी टेस्ट टच होता है, बीटर टेस्ट होता है, और कोरोसिव होते हैं, यानी हमारे स्किन पे गिर गए तो उसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, बट इतना ज्यादा वो हमें अगर ज्यादा कंसंट्रेटेड वाला होगा तो हार्म करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, ये हमने एक रिएक्शन पढ़ा है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलीज यानी बेस। अब बेस जो है वो रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ और क्या बनाती हैं? सॉल्ट एंड वाटर। ये वही आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, एक एसिड ले ली, एक आपने बेस ले लिया, दे विल गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे क्यूप्रस ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा, कॉपर जो है और H2SO4 है, हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो हाइड्रोजन जो है वो इसको हटाएगा कॉपर को, तो वो बन जाएगा H2O और ये बन गया कॉपर सल्फेट। इसी तरह से HCl और NaOH में Na ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को हटा देगा, तो वो बन गया NaCl, और OH बच गया यहाँ पे और ये H बच गया, इन्होंने बना लिया वाटर। तो ये वो एक तरह से हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बेस जो होते हैं वो अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और अमोनिया गैस बनाते हैं। अमोनिया जो होता है उसकी एक पिक्यूलियर स्मेल होती है,
जैसे आप टॉयलेट्स वगैरह में जाते हैं तो वहां एक स्मेल जो होती है दैट इज ऑफ अमोनिया, वो अमोनिया की स्मेल होती है। तो अगर हम बेस को अगर रिएक्ट करते हैं अमोनियम सॉल्ट के साथ, देन दे गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस में अमोनिया गैस। तीखी स्मेल जो होती है वो अमोनिया की होती है। तो ये अमोनियम क्लोराइड है, NaOH के साथ बेस के साथ रिएक्ट करा, तो इसके अंदर Na ज्यादा रिएक्टिव है, इसने क्या करा, Cl को डिस्प्लेस कर दिया, इट विल गिव राइज टू NaCl, वाटर, और अमोनिया जो है अमोनियम से अमोनिया बन गया। ये जो H निकला एक वो इसके साथ गया है OH के साथ, देन इट गिव राइज टू वाटर। अगर एल्कली को या बेस को हम मेटल के साथ रिएक्ट करें देन इट गिव राइज टू मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मेटलिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये फेरिक क्लोराइड है, इसको हमने NaOH के साथ रिएक्ट करा तो इसने क्या बनाया, FeOH3। Na ने ही, ये ध्यान रखना, Na ने ही डिस्प्लेस किया आयरन को, क्योंकि Na ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये बन गया NaCl। और आयरन यहाँ के OH के साथ, आयरन की वैलेंसी 3 है, OH की 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन गिव राइज टू FeOH3। जो भी कंपाउंड आपने बनाना है वो हमने 9th में पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम उनकी वैलेंसीज को लिख के, उससे हमारा कंपाउंड बनता है। इसी तरह से कॉपर सल्फेट को NaOH से रिएक्ट करोगे, Na ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को हटाएगा तो खुद क्या बनाएगा, Na2SO4, क्योंकि Na की वैलेंसी 1 है, सल्फेट की 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे Na2 हो जाएगा, सल्फेट 1 ही रहेगा। और यहां जो कॉपर हटा वो इसके साथ OH के साथ कंपाउंड बनाएगा, कॉपर की वैलेंसी 2, OH की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इट गिव राइज टू COOH2। कंपाउंड बनाना आपने बहुत जरूरी सीखना है। अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं, मैं आपको ये बता दूंगा, लेकिन हेजिटेशन नहीं करना है कि नहीं मेरे को नहीं आता तो पूछना नहीं है। जब तक आप पूछोगे नहीं, आपकी डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, और डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो जो भी हमने इस वीडियो में पढ़ा है, कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, टेलीफोनिकली करके पूछ सकते हैं। तो क्या चीजें हमने आज पढ़ी, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी एसिड एंड बेस की, किस तरह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस हैं, कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए एनसीईआरटी के। अगर फिर भी आपके पास में कोई डाउट है, कोई आपको चीज समझ में नहीं आई है, तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन क्लास में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीफोनिकली पूछ सकते हैं। लेकिन अपनी जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि टीचर्स आपकी हेल्प करने के लिए हैं, आपकी मदद करने के लिए हैं, आपको गाइड करने के लिए हैं, तो वो आपने उनसे पूरी हेल्प लेनी है। थैंक यू।